गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज होने वाले प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की, जिसके जरिए वो काशी को 1200 करोड़ की 48 परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें हॉस्पिटल से लेकर हमसफर एक्सप्रेस तक शामिल है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम, दूसरी पारी में बनारस का दूसरा दौरा, देंगे 48 परियोजनाओं की सौगात। दूसरी पारी में यह दूसरा मौका है जब पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बनारस में पुख्ता तैयारियां की गई हैं। पूरी काशी, पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उत्सुक है और उन्हीं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी देखने और कर के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की, आम जन की सहभागिता हो सके, इस बात को निरीक्षण करने के लिए अभी मैं यहाँ पे आया। आप खुद देखिए प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कैसे इस सड़क को फाइनल टच दिया जा रहा है। अपने इस दौरे में करीब 6.5 घंटे काशी वासियों के बीच रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान वो करीब 1200 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देंगे, जिसमें 34 परियोजना का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं 14 परियोजनाओं के नींव का पत्थर रखेंगे। आपको बता दें कि इस दौरे की शुरुआत होगी जंगमबाड़ी मठ से, जहां पीएम मोदी करीब 1.25 घंटे बिताएंगे। इस दौरान वो मठ में 1400 सालों में जारी फरमानों के संग्रह का अवलोकन करेंगे। वीर शैव संप्रदाय के मूल आचार्य जंगमबाड़ी की संजीवनी समाधि का पूजन करेंगे। साथ ही श्री सिद्धांत शिखामणि नामक दार्शनिक ग्रंथ का विमोचन करेंगे। विमोचन के साथ ही श्री सिद्धांत शिखामणि नाम से ऐप को भी पीएम लॉन्च करेंगे। लेकिन जिन परियोजनाओं पर लोगों की नजरें टिकी हैं, वो हैं हमसफर एक्सप्रेस और हॉस्पिटल। पीएम मोदी बीएचयू में 430 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं बीएचयू में ही 70 बिस्तरों वाला मनोरोग चिकित्सा अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के माध्यम से IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। ये देश में पहली ओवरनाइट प्राइवेट ट्रेन होगी। यात्रियों के लिए ये ट्रेन 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा और स्मारक का अनावरण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर एमपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हो गया है। वीडी शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा को संघ और शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए आप। एमपी बीजेपी की कमान अब वीडी शर्मा के हाथों में दे दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को भले ही राजनीति के कुछ जानकार आश्चर्यजनक मान रहे हों, लेकिन अब पूर्व अध्यक्ष बन चुके राकेश सिंह की माने तो ये उनको पहले से पता है। पार्टी का निर्णय है। जब पार्टी निर्णय करती है तो सोच समझ के करती है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको अनपेक्षित रूप में ले रहा होगा। सभी अपेक्षित रूप में ले रहे होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 दिन पहले से पता था कि मुझे अब अध्यक्ष नहीं रहना है, तो ये स्वाभाविक है। पार्टी का बात करके ही निर्णय करती है। वीडी शर्मा ने अध्यक्ष की कमान मिलने पर ट्वीट किया। ट्वीट सीएम कमलनाथ और शिवराज ने भी किया। दोनों नेताओं ने वीडी शर्मा को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उधर वीडी शर्मा का कहना था कि पार्टी में सबको साथ लेकर नई ऊंचाइयों पर वो लेकर जाएंगे। ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए योग्य समझा। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने दी है, इसको हम सब मिलकर के, हम सामूहिक तौर पर काम करने वाले लोग हैं। देखिए, संगठन को सशक्त और ताकतवर बनाना हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि बूथ का संगठन भारतीय जनता पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो ताकतवर करके खड़ा था, उसको और ताकत देने का प्रयास संगठनात्मक रचना में हम सब मिलजुल करके। वहीं पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने वीडी शर्मा को बधाई दी और उम्मीद जताई कि पार्टी और मजबूत होगी। बधाई, वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं।
उनका एक लंबा अनुभव है संगठन को मजबूत करने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां छूएगी। सवाल ये है कि बीजेपी ने ये बदलाव क्यों किया, वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव में राकेश सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। राकेश सिंह के बदलाव की बात मान भी लें तो वीडी शर्मा की राह आसान नहीं होगी। आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उनकी ये पहली परीक्षा करीब है और शर्मा के पास खरा उतरने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीडी शर्मा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मंत्री ओमकार मरकाम ने बीजेपी पर हमला बोला। मरकाम ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी ने कभी आदिवासियों के हित की बात नहीं की। बीजेपी आरएसएस के कहने पर ही फैसले लेती है। दरअसल मरकाम फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत कर चुके हैं, मगर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मरकाम गोलमोल जवाब देते नजर आए। अब फग्गन सिंह कुलस्ते के विषय में वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी आदिवासियों के हितैषी नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था आरएसएस जो निर्णय लेती है वही निर्णय बीजेपी वही क्रियान्वयन करती है जो आरएसएस कहती है। कांग्रेस में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जब परिवर्तन होगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और अब बात कांग्रेस की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा अपनी ही पार्टी को घेरना कोई नई बात नहीं, लेकिन बात जब सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की होती है तो ये किसी सियासी तूफान से कम नहीं। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है या नहीं। रिपोर्ट देखिए आप। अपनों का अपनों पर निशाना। कांग्रेस नेताओं के बयान से सियासी तूफान। सड़क पर उतरने के बयान से बड़ी धड़कनें। कांग्रेस में ऑल इज वेल को लेकर सवाल। मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद सत्ता के सिंहासन पर बैठी कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कभी नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर मंत्रियों की तनातनी और खेमों में बटाकूना दिखाई देता है, तो कभी किसान कर्ज माफी और अतिथि विद्वानों की मांगों को लेकर बड़े नेताओं की बयानबाजी। हाल ही में टीकमगढ़ में सिंधिया के अतिथि विद्वानों के साथ सड़क पर उतरने के बयान से सियासी पारा गर्म है। सुनिए क्या कहा सिंधिया ने। आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद मानो कांग्रेस में भूचाल आ गया। अपनी की पार्टी को घेरने के नए अंदाज ने कमलनाथ को भी मुश्किल में डाल दिया। फिर क्या था, कमलनाथ ने देर नहीं की और दिल्ली से की सिंधिया को नसीहत दे डाली। तब फिर दिग्विजय सिंह कहां पीछे रहने वाले थे। सर, सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। चलो सर, सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। चलो, पूरी कांग्रेस और इस मामले में हम साथ हैं। आखिर वादा किया तो कोई अकेले सिंधिया जी ने थोड़ी किया, हम सबने किया। सर, पीछे रहेगी कि कांग्रेस ना कतई नहीं। देखो बात सुन लीजिए, वचन पत्र 1 साल के लिए होता है कि 5 साल के लिए होता है? 5 साल बढ़ा के ये भी पकड़ो ना। 1.25 साल हुए हैं और उसमें कई वादे कमलनाथ जी ने पूरे किए हैं। जहाँ तक अतिथि विद्वान शिक्षकों का प्रश्न है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और जीतू पटवारी जी आपके मंत्री हैं यहाँ के, उनसे पूछो कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये बिल्कुल गलतफहमी है कि सिंधिया
सिंधिया जी किसी के खिलाफ है। कांग्रेस एकजुटता से खड़ी हुई है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। सीएम कमलनाथ के बयान को डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दिग्विजय ने भी दोहराया कि घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए वह सिंधिया जी ने अकेले न की, कांग्रेस पार्टी ने किए गए। बड़े नेताओं के एक के बाद एक आते बयानों से यह तो साफ है कि पार्टी में गुटबाजी थमी नहीं है और सब कुछ ऑल इज वेल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छिंदवाड़ा के सौसर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि सिंधिया और कमलनाथ के बीच चल रही गुटबाजी से प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। शिवराज सिंह ने शिवाजी की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महापुरुषों का अपमान कर रही है। जब जनता का आक्रोश फूटता है, कहते नहीं हम तो लगवा रहे हैं, बड़ी लगवा रहे हैं। नाटक नहीं चले, काल नकेल निकाले जाने चाहिए। जिनने अपमान किया है छत्रपति शिवाजी महाराज का, बोलो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? पीछे तक बोलो रे, मिलनी चाहिए कि नहीं? उनको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं होगा कि गिरा दी फिर लगा दी और छुट्टी पालो, बच के नहीं निकलने दूंगा, समझ लेना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इन दिनों सरकारी मंत्रियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां मंत्री गोविंद सिंह ने इस योजना को फिजूल खर्ची बताते हुए बंद करने की बात कही, वहीं प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इस योजना के लाभार्थियों को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि इस योजना का फायदा बीजेपी नेताओं के परिजनों ने उठाया और उनके पास ऐसे नामों की फहरिस्त है। प्रियव्रत सिंह ने योजना के लिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की बात कही। अब दो मंत्रियों के बयान के बाद इस मामले में सियासत गर्म है। ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, मेरा भी मानना है कि बेटर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जिस प्रकार से पिछली सरकार करती थी। और सिलेक्शन क्राइटेरियाज जो थे वो ऐसे क्राइटेरियाज थे जिसमें मालूम पड़ा कि कोई पिछली बार पहले तो ये होता था कि भाजपा के कार्यकर्ता चले जाते थे, गरीब आदमी को तो मौका मिलता ही नहीं था। तो हम ये उनका मेरा मानना है ऐसा कि उनका कहने का तात्पर्य ये होगा कि इसमें हमें उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जिनको आवश्यक है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर हूं खबर होशंगाबाद से, जहां पर 2 दिन कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। जी आज और कल यात्रियों को, मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 28 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए, 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। जबलपुर हबीबगंज जनशताब्दी रद्द हो चुकी है। रेल लाइन दोहरीकरण के चलते यातायात प्रभावित है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 16 ट्रेनें रद्द की हैं। भुसावल कटनी पैसेंजर भी रद्द है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे कहीं जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन रद्द है आज के लिए। इटारसी कटनी पैसेंजर 17 फरवरी को रद्द होगी और कटनी इटारसी पैसेंजर 17 फरवरी को रद्द। बीना कटनी पैसेंजर आज और कल रद्द। तो ये कुछ अहम ट्रेनें जो रद्द हैं, जिनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं। 2 दिन कई ट्रेनों के रूट बदले गए 2 दिन के लिए। आज और कल मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 28 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए, 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। जबलपुर हबीबगंज जनशताब्दी रद्द हो चुकी है। रेल लाइन दोहरीकरण के चलते यातायात प्रभावित। जबलपुर मंडल में इटारसी और जबलपुर के मध्य एक सिंगल लाइन सेक्शन होता है सोनतलाई से बागरतवा के बीच में। वहां पर एनआई नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू होने वाला है। इसके चलते दिनांक 16 और 17 को विभिन्न गाड़ियां कैंसिल की गई हैं और कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया। जो गाड़ियां कैंसिल हुई हैं वो हैं जैसे जनशताब्दी है, आधारताल हबीबगंज इंटरसिटी,
सभी पैसेंजर ट्रेन हैं जो इस सेक्शन में चलती हैं, विंध्याचल एक्सेट्रा। इसकी विस्तृत जानकारी डाइवर्जन और कैंसिलेशन की हमारे फेसबुक पेज पे और ट्विटर पेज पे अपलोड की जा चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही ये बताना चाहेंगे क्योंकि डाइवर्जन और कैंसिलेशन रहेंगे, 16 और 17 तारीख के लिए 2 दिन के लिए जितनी भी मार्ग परिवर्तन पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको बीना, दमोह, सागर में एडिशनल स्टॉपेजेस दिए जाएंगे और कटनी से इटारसी से जबलपुर के मध्य जो गाड़ियां कैंसिल हुई हैं उसके चलते 4 गाड़ियों को जो कि डेली गाड़ियां हैं जैसे जनता, नर्मदा, काशी और पवन, उनको 1-1 मिनट का हर स्टेशन पे हॉल्ट दिया जाएगा। उमरिया में गरीबों का पेट भरने के लिए लाया गया गेहूं अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। खुले में रखा लाखों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो गया। ये गेहूं पीडीएस में सप्लाई के लिए लाया गया था। अपनी गलती छिपाने के लिए जिम्मेदारों ने गेहूं को गुपचुप तरीके से राशन दुकानों में भेज दिया। खराब गेहूं बांटे जाने पर लोगों ने आवाज बुलंद की। शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खराब गेहूं की सप्लाई की गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी संस्था ने इस संदर्भ में डायरेक्टर फूड को एक पत्र लिखा गया जिसमें मांग की गई है कि जो नान द्वारा गेहूं सप्लाई किया गया है राशन दुकानों को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पानी खाया गेहूं है और हमारी मांग है कि इस गेहूं को वापस कर ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का गेहूं प्रदान किया जाए। गेहूं हमारा फ्रेश है, ना कीड़ा लगा हुआ ना खराब है, हल्का पानी से थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो वो पानी से डैमेज होता, कोई दिक्कत नहीं उससे। हमने हमारे परिवहनकर्ता को चिट्ठी लिख दी है और वो वहाँ से उठा करके और उसको समिति उस दुकान पर दूसरा गेहूँ इशू करवा रहा है। तो करीब 300 राशन दुकान और उपभोक्ता भंडार संचालित हैं जिनके जरिए हर महीने लाखों क्विंटल गेहूं और चावल गरीबों को मुहैया कराया जाता है। दुकानों तक खाद्यान्न भेजने की जिम्मेदारी सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की है, जिससे अनाज की गुणवत्ता भी परखनी होती है। लेकिन गेहूं के इस हाल को देखकर जाहिर है कि सब ने लापरवाही बरती, लेकिन अधिकारियों को शायद ना तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और ना ही शर्म आती है। गेहूं जिस गोदाम में रखा गया उस गोदाम के प्रभारी को इस गेहूं में कोई खराबी नजर नहीं आ रही, जबकि नान के अधिकारी खुद गेहूं खराब होने की बात कबूल कर रहे हैं। और अब बात पंचायत के तुगलकी फरमान की। सागर में एक लापता युवक को पंचायत ने मृत मानकर 13वीं कराने का फैसला सुना दिया। जब परिवार ने फैसला नहीं माना तो समाज ने बहिष्कार कर दिया। एक पिता खुश है क्योंकि 3 साल से लापता बेटा आखिरकार मिल गया, तो दूसरे पिता की आंखें बेटे के इंतजार में पथरा गई। ऊपर से समाज ने बहिष्कार भी कर दिया। दरअसल हिन्नौद गांव के रहने वाले युवक तो लोग जबरन ले गए, जिसकी पुलिस में शिकायत भी की गई। इस बीच पंचायत ने युवक को मृत मानते हुए परिजनों को गंगा स्नान, पूजन और 13वीं कराने का फरमान सुना दिया। जब युवक के पिता ने ऐसा करने से मना किया तो समाज से बेदखल कर दिया गया। अब लापता युवक के पिता ने हाई कोर्ट की शरण ली है, जिसके बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। अब एसआईटी युवक की तलाश में जुट गई है। शिकायत करवे आए हैं, क्या हमारे माने सुनाए हो गए, हम नदा के उत्तम सिंह लोधी बोल रहे हैं और बल्दी लगा गए थे 11 तारीख को और माने साल भर हो गए हमारे ओम प्रकाश को 25 साल की उम्र को। कितने लोग आ गए थे? ये लोग आ गए ट्रक पे, आज इन्होंने पता नहीं है और समाज बारी कह रहे 13 ही करो, उनने कथा कर दी। एक एसआईटी का भी गठन किया है, परंतु गुम इंसान का कोई पता नहीं चला है। मीनवाइल इन्होंने आज यहाँ पे एक आवेदन दिया है कि गांव के लोग ये दबाव बना रहे हैं कि लड़के के लिए जो है जो 13वीं और अन्य विधि विधान इनको करने चाहिए, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। तो ये अनुचित सी बात है। मेरे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो गाँव में जाए, मीटिंग लें। जहाँ एक पिता अपने बेटे के आने के इंतजार में है, तो वहीं गौर झामर के इस पिता को 3 साल बाद
आखिरकार 8 साल का बेटा मिल ही गया। ये बालक गौर झमर कटिंग करवावे आया था, तो यहाँ से गुमा था। तो हमने शाम को जब मतलब आए तो इसको तलाश की, फिर 12/4/17 में हमने रिपोर्ट करी थी। वहाँ से हम ढूंढते ढूंढते मतलब प्रयास करते रहे, और पुलिस ने भी छुटपुट प्रयास करी होगी, लेकिन जब से हम प्रयास करते ही रहे, हमें 5-6 दिन पहले इस बालक ने फ़ोन लगाया, तो हम वहाँ से आया, थाने में सूचना दी कि भैया बालक फलानी जगह से फ़ोन लगाया। तो यहाँ से मुंशी लोग गए साथ हमारे, हम उनको लेके गए। एक तरफ खुशी है कि एक पिता को उसका बेटा मिल गया, तो दूसरी तरफ गम है कि आखिर उसके जिगर का टुकड़ा कब लौटेगा। तो इस समाज के तुगलकी फरमान से पूरा परिवार सदमे में है। सवाल ये है कि पंचायत ने कैसे तय कर लिया कि युवक की मौत हो गई और सीधे 13वीं कराने का फैसला सुना दिया। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। बाद घोटाले की स्वास्थ्य विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों का हेरफेर किया गया। 3 फर्जी कंपनियों के जरिए ठेके लिए गए। अशोक चंदा नाम के शख्स पर घोटाले का इल्जाम है। कहा जा रहा है कि ये कोलकाता की कंपनियों को पैसों का ट्रांसफर किया गया। कुल 21 ऐसी फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ। पूरा घोटाला जो है 2004 और 2008 के बीच किया गया। गुना के उकावत में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया। जब उकावत पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी वारंटियों की धरपकड़ के लिए इलाके में पहुंचे तो खनन माफिया ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, पथराव कर दिया, जिसमें चौकी प्रभारी और कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी। बताया जा रहा है कि बिना जांचे परखे ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए पहुंच गई थी। यही वजह रही कि माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बुलेटिन में इतना ही। आगे छत्तीसगढ़ की खबरें।